सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था, नवपाषाण काल में। ठीक है, पहिए का जो आविष्कार जो था वो कब हुआ था, तो नवपाषाण काल, दैट मीन्स न्यू स्टोन एज में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आग का आविष्कार कब हुआ था। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, आग का, आप ऐसे याद रख सकते, आग, आग लगने से क्या हुआ, पूरा का पूरा जल गया। ठीक है, तो आग का जो आविष्कार हुआ था वो कब हुआ था, तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, और जो पशुपालन का जो आरंभ हुआ था, आप याद रखिएगा, ये हुआ था आपका मध्य पाषाण काल में, मतलब मिड स्टोन एज में हुआ था। फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं इसको, ठीक है, क्योंकि ये वाला पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और आप लोग मिस कर सकते हो। तो याद रखिएगा, पहिया का आविष्कार, पहिया सबसे पहले आया, पहिया। ठीक है, तो न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। ठीक है, आग का आविष्कार पैलियोलिथिक, या बोल सकते हो आग लगा पूरा का पूरा खत्म, तो पूरा पाषाण काल। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन कब हुआ, तो मध्य पाषाण काल या मिड स्टोन एज। ठीक है, भीमटेका, ठीक है, प्रसिद्ध है, आपको पता है भीमटेका जो आपका मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है, गुफा शैली चित्र हेतु। ठीक है, बहुत बार सब क्वेश्चन पूछे देंगे। ठीक है, भीमटेका कहाँ है, तो रायसेना जिला, कहाँ, मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन, ठीक है, और प्रथम अभिलेख है, ये भी आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, बोगाचगोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर में है। तो आपको पूछा जाएगा कौन सा है सबसे पुराना वाला अभिलेख, तो याद रखिएगा बोगाचगोई अभिलेख। ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, आपको पता है तांबा धातु जो है, मतलब कॉपर जो है, सबसे पहले उन्होंने मतलब यूज किया था। और सबसे पहले पालतू जानवर किसको बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। सिंधु सभ्यता का, ठीक है, जो टाइम पीरियड है कितना है, तो 2500 से लेकर 1750, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट है जो एग्जाम में आपको यही मानना है। ठीक है, 2500 से लेकर 1750 तक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल है, इसको ब्रॉन्ज एज में भी लिया जाता है। ठीक है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल, आप ये याद रखो कौन सा है, तो अर्ध ऐतिहासिक काल है। सब क्वेश्चन हजारों बार पूछे गए। ठीक है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, क्यों, क्योंकि वहां का नगर नियोजन के लिए, आपको पता है कि वहां अर्बनाइजेशन था। ठीक है, तो नगर नियोजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी, तो भाव चित्रात्मक, मतलब वो लिखते क्या था, तो चित्र के फॉर्म में लिखते थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसको पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता के लोग का व्यवसाय, व्यवसाय क्या था, तो कृषि था। मैं एक चीज यहां सेपरेट कर देता हूं, देखो, अगर आपको सिंधु सभ्यता बोले तो कृषि था। ठीक है, फिर से आपका प्री वैदिक, पूर्व वैदिक काल बोले तो पशुपालन था, और फिर उत्तर वैदिक काल बोले तब फिर से कृषि था। ये चीज आप याद रखिएगा, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहा आ जाता है। ठीक है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था, तो याद रखिएगा जौ एंड गेहूं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, ठीक है, मतलब ईस्ट वाला, सबसे ईस्ट साइड कौन सा है, तो आलमगीरपुर, याद रखिएगा मेरठ उत्तर प्रदेश में ये है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूर्व स्थल, जो पश्चिम में सबसे लास्ट वाला स्थल कौन सा है, तो आपको याद रहना चाहिए, जो पश्चिम में सबसे लास्ट वाला है बलूचिस्तान में सुतकर गेंडर है। ठीक है, चलो उसके बाद है आपका, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता का उत्तरी, सबसे उत्तर में सबसे लास्ट वाला कौन सा था, मांडा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिण सबसे लास्ट वाला दाइमाबाद अहमदनगर आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, सिंधु सभ्यता थी क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी, हमने आपको बता दिया। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार। ठीक है, उसका अगर पूछे कि किस टाइप में था, तो त्रिभुजाकार साइज में था, उसका स्थल बटा हुआ था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल था, जो कि गुजरात में, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल, मतलब वृहद स्थल, वृहद स्थल बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि सबसे बड़ा। देखो अब यहां समझ लेना, अगर बोले, ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ अगर बोले कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन, या आप इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु सभ्यता का, तो वो था आपका मोहनजोदड़ो। बट अगर भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा, तो वो था आपका राखी गढ़ी। ठीक है, समझ में आया, तो ये दोनों आप याद रखोगे। सबसे बड़ा पूरा का पूरा अगर कंसीडर किया था मोहनजोदड़ो, सिर्फ इंडिया में राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, ये कौन सा है, आपका मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो है आपका ग्रेट ग्रीनरी। क्या है, ग्रेट अन्नागार जिसको बोलते हैं, ग्रेट ग्रीनरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और आपको पता है सिंधु सभ्यता मोहनजोदड़ो जो 1922 में खोजा गया था, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो इमारत मिला वो भी कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। कंफ्यूज होते हो आप लोग, ही क्वेश्चन पूछते हो सर कौन सा था, याद रखिएगा सबसे बड़ा जो था आपका जो इमारत था वो था अन्नागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, तो राखालदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो माउंट ऑफ डेट, ये भी पूछा गया है, तो ये मृतकों का टीला। नर्तकी का कांस्य मूर्ति, ठीक है, नर्तकी का कांस्य मूर्ति कहां से मिला है, तो ये भी एक
मिला है, ये भी आपका कहाँ से मिला है, तो डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है, डांसिंग गर्ल का स्टेच्यू कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है, आपको पता होना चाहिए, ये पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, ठीक है, वृत्त स्नानागार, आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रेट बाथ, ठीक है, जो कि उन लोग रिलीजियस पर्पस के लिए मतलब पूजा करने से पहले उसमें नहाते थे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्मारक पूछा जाएगा वृत्त स्नानागार, ठीक है, ग्रेट बाथ जो है, ठीक है, वो कहाँ से मिला है, तो आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु पूजा, सिंधुवासी पूछते थे, आपको पता है पशुपति को पूछते थे, ये भी याद रखिएगा। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी, इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे पहले पूछा जा रहा है यहाँ, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो थी चार्ल्स मेसन ने दिया था 1826 में। हड़प्पा स्थित है, याद रखना, ट्रिक से याद कराया था, हड़प लिया रावण ने, ठीक है, हड़प लिया रावण, तो रावण से रावी और हड़प से, तो हड़प्पा स्थित कहाँ है, तो आपका रावी नदी के किनारे, हर किसी का याद करवाया हुआ है आपका। हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने, आपको याद होना चाहिए। और पहला याद रखिएगा, पहला जो स्थल खोजा गया था वो यही था 1921 में, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युग, दैट मींस ब्रॉन्ज एज, ठीक है। हड़प्पा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा एकदम, अभी बस मेरे साथ एक बार कर लो, नहीं तो आप क्या करते हो, आप लोगों को पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है, तो एक बार मेरे साथ करोगे और मैं ट्रिक से भी चीजें थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालते जाऊंगा। हड़प्पाई समाज था, अंत तक देखना है वीडियो, ठीक है, मेहनत हमने एक एक चीज हमने मतलब आपके लिए बुक से स्पेशल हमने छांट के निकाला है, ठीक है, और फिर से पीडीएफ बनाया। तो हड़प्पा समाज था, ठीक है, मातृसत्मात्मक, मातृसत्मात्मक मतलब होता है कि जो यहाँ जो हेड ऑफ द फैमिली जो होता था वो एक ओमेन होती थी, ठीक है, और वही आप आगे देखोगे वैदिक सिविलाइजेशन में प्रतिशतात्मक हो जाता है, मतलब फादर जो होता है हेड ऑफ द फैमिली होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हड़प्पा समझ थे मातृशतात्मक, ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह देन है, हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह हमें मिलते हैं। अब याद रखना 837 यही पूछ लेते थे, 837 क्या है, तो कब्रिस्तान है, और ये कहाँ से मिला है, तो आपका हड़प्पा से मिला है। कैसे याद रखोगे, हड़प लिया रावण ने, क्योंकि रावी नदी के किनारे था और हड़प के कब्रिस्तान में गाड़ दिया, तो 837 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब किस चीज के बारे में उनको नहीं पता था, आपको पता है उनको लोहा के बारे में नहीं पता था, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त, जो मिट्टी का बर्तन वहां बनाया जाता था उसमें कौन से रंग से रंगा जाता था, तो याद रखिएगा लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे, तो आप याद रखोगे फराओ, याद रखना मिस्र के राजा को क्या बोलते थे, तो फराओ बोलते थे उन लोग। चावल के साक्ष्य, ये भी याद करवाए, चावल के साक्ष्य कहाँ से मिला, थाली में चावल, तो लोथल थल थाली, ठीक है, और रंग रंग के चावल आते हैं आजकल, तो रंगपुर, तो लोथल एवं रंगपुर से क्या चावल के साक्ष्य मिले हैं, इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत, खेत बागान लगाओगे तो बागान, कालीबंगा, जुते हुए खेत, तो जुते हुए खेत कहाँ से मिले, कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, माउंट ऑफ डेथ, ठीक है। उसी तरीके से कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां जो होता है, इसका अर्थ होता है। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम जिसका इराक है, ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि है, ये भी आप याद रखिएगा। मतलब मेसोपोटामिया मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका पूछा जाए, तो दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग मेसोपोटामिया बोलते हैं। वैदिक सभ्यता का काल क्या था, तो याद रखिएगा, देखो आपने क्या बता 2500 से 1750 क्या था आपका, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब याद रखना 1500 से लेके, इसे आपको ऐसे पढ़ाया हुआ है 1500 से 600 आपका वैदिक काल, जिसमें कि 1500 से लेके 1000 तक पूर्व वैदिक काल और 1000 से लेके 600 तक आपका उत्तर वैदिक काल, ठीक है, ये याद रखना। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए कि आर्यों की जो आपकी जानकारी मिलती है कहां से मिलती है, तो ऋग्वेद से, ठीक है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य, ठीक है, ना मारे जाने योग्य किसको बताएगा, और आपको पता था कि जो वैदिक काल जो होता है, स्पेशली में पूर्व वैदिक काल का बोला हुआ, जो सबसे अमूल्य कुछ था तो वो गाय ही था, ठीक है, इसलिए गाय को अघन्य बोला गया। तो पूछा जाएगा अघन्य किसको बोला जाता है, तो गाय को बोला जाता है। ऋग्वेदिक काल में, ठीक है, आजीवन, ठीक है, अवित करने वाले महिलाओं को कहा जाता था, जो मतलब महिलाएं, ठीक है, जो अविवाहित रहती थी, ठीक है, उनको क्या कहा जाता, तो वही बोला है कि ऋग्वेदिक काल में आजीवन में, ठीक है, मतलब पूरा जीवन में जो अविवाहित रहती है उसको अमूजा कहा जाता था, ठीक है, क्या बोला, अमूजा कहा जाता है। आर्यो भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व में आए थे, इसलिए माना जाता है कि बहुत सारे देन है, ठीक है, कि आर्य का मतलब जो वैदिक सभ्यता है किसके द्वारा बसाया गया, ठीक है, पर आर्यों के बारे में बोला जाए तो 1500 ईसा पूर्व में आए थे। आर्य पहले आए थे, आपको याद रखेगा पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। आर्यों का मूल निवास क्या था, तो याद रखेगा सेंट्रल एशिया से, ठीक है, आए थे। उसके बाद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, याद रखिएगा मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों की भाषा और पीने वाला पेय पदार्थ क्या था, तो भाषा था आपको याद रखना है संस्कृत, और जो पीने वाला जो पीते थे होते उनको बोलता था सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु देवता, याद रखिएगा प्रिय पशु क्या था, याद रखना यहाँ घोड़ा है उनका प्रिय पशु, याद रखिएगा, ठीक है, और देवता क्या था, तो इंद्र था उनका।
आर्यों का समाज था प्रीतिशात्मक, ठीक है, प्रीति प्रधान यहाँ लिखा हुआ, मैंने प्रीतिशात्मक बोल दिया। मैंने क्या बोला था, जब उत्तर वैदिक मतलब जब वैदिक काल में आ जाएंगे तो वहाँ जो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था, पिता होता था, तो प्रीति प्रधान बोला जाता है, ठीक है। वेदों व वेदांगों की संख्या क्या है, वेद 4 है और वेदांग जो है हमारे 6 हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद, जिसमें सूक्त 1028 है। ऋग्वेद का संकलन करता किनको बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संकलन करता कृष्ण, देखो कंफ्यूज मत होना, संकलन करता यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है, तो संकलन करता बोला जाता है कृष्ण देव पायन को, ठीक है। और ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाला को क्या बोला जाता है, तो हुर्ती बोला जाता है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार कौन सी नदी को, देखो अब यहाँ तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, सबसे ज्यादा बार किसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में, तो सिंधु नदी के बीच में, ठीक है, सिंधु के बारे में सबसे ज्यादा बताया गया। और सबसे ज्यादा पवित्र नदी किसको बोला गया है, याद रखना, सरस्वती को बोला गया है, ठीक है, समझ में आया। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितना बार है, तो गंगा का जो उल्लेख है 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है, ठीक है। ऋग्वेद में, ठीक है, वर्णित प्रमुख देवता मैंने आपको बताया, ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता था इंद्र था, जिसको पुरंदर भी बोलता है, किलाओं को तोड़ने वाला। गायत्री मंत्र है, ठीक है, ऋग्वेद के 3रे मंडल में, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि गायत्री मंडल, ठीक है, कौन से वेद में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के भी कौन से मंडल में है, तो आपको क्योंकि टोटल आपने 10 मंडल आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना कौन कौन है, तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को, ये समर्पित है। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती है खिल, और इससे भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोम देवता कौन से मंडल में है, तो याद रखिएगा 9वें मंडल में है सोम देवता। ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन सा जुड़ा, तो 10वां मंडल जो है सबसे लास्ट में जुड़ा था, ठीक है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी, तो उत्तर वैदिक काल में जो है गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र का जो है उत्पत्ति हुई थी। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन था, याद रखना, जो पूर्व वैदिक काल है उसमें इंद्र जो था इंपॉर्टेंट देवता था, वही उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो प्रजापति जो था इंपॉर्टेंट देवता था। गद एवं पद वेद, कौन सा जो वेद है जो गद और पद के फॉर्म में लिखा गया है, तो याद रखना यजुर्वेद जो है गद और पद के फॉर्म में लिखा गया है। यज्ञ संबंधित, ठीक है, विधि विधान किस में है, तो अगेन ये गद और पद जो है जिसमें होगा उसी में यज्ञ वाला होगा, तो ये यजुर्वेद। तंत्र मंत्र आपको पता है अथर्ववेद में है। और भारत संगीत का जनक समवेद में है, आपको पता है। समवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ऋषि है। तो अब याद रखना, हमने पहले क्या पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, उसका उच्चारण कौन करता था, हुर्ता, ठीक है। और जो आपका समवेद का करता है उद्गाता, ठीक है, समवेद उद्गाता। और जो आपका यजुर्वेद है उसको बोलता है अधार्यु, ठीक है। तो ये दोनों का नाम आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐत्रीय ब्राह्मण संबंधित है, आप ये भी याद रखना, ऐत्रीय ब्राह्मण जो संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश जो ब्राह्मण संबंधित है समवेद से। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। गोपत ब्राह्मण जो संबंधित है वो है अथर्ववेद से। फिर से बोलता है ऐत्रीय ऋग्वेद से संबंधित है, और पंचविश जो ब्राह्मण है वो समवेद से संबंधित है, और गोपत ब्राह्मण जो संबंधित है वो अर्थवेद से संबंधित है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद सतपथ जो ब्राह्मण है वो आपका यजुर्वेद से संबंधित है, ठीक है। पुराणों कुल कितने पुराण हैं, आपको याद रखना 18 का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान, ये पूछा जाएगा कि पुराण कितना है, तो टोटल 18 है, ठीक है, जिसमें सबसे पुराना मत्स्य पुराण आगे पर हो गए, ठीक है। बट ऐसा मुसलमान जो पुराणों का अध्ययन किया था, तो याद रखिएगा अलबुरुनी, इसके बारे में मध्यकालीन भारत में पढ़ोगे। पुराणों के संकलनकर्ता को क्या बोलते हैं, याद रखना, जैसे कि ऋग्वेद के संकलनकर्ता, वेदों के संकलनकर्ता को कृष्ण देव पायन बोला जाता है, उसी तरीके से पुराणों के संकलनकर्ता को लोमहर्ष एवं उग्र श्रव कहा जाता है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश की जो जानकारी है वो विष्णु पुराण से मिलती है। वहीं सतवाना वंश की कहाँ से मिलती है, आपको याद रखिएगा सतवाना वंश का मत्स्य पुराण, ठीक है। फिर से रिपीट, मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से, सतवाना वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से, ठीक है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, ठीक है। गुप्त वंश की जानकारी कहां से मिलती है, वायु पुराण, क्योंकि जो वायु होता है वो हर गुप्त जगह में पहुंच जाएगा, हर जगह पहुंच जाता है, इस तरीके से याद रखना, ठीक है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, याद रखना दर्शन का, उपनिषद जो किस चीज का वस्तु है, तो दर्शन का, ठीक है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन है सांख्य दर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट जो सांख्य दर्शन। अब देखो दर्शनों के बारे में बताएगा, न्याय और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो न्याय हमेशा कौन करता था, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध। संख्या का बात कर रहे हैं 1 to 2, तो पील मैंने बताया था, पील कितना खा, तो 1 पील 2 पील टेबलेट, तो सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन पतंजलि और मीमांसा जैमिनी, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणगण
कर्म कांड से, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, तो कर्म कांड से। ये ऊपर जो पढ़ा है प्लीज इसको अच्छे से पढ़ना। एक लाइन इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ दे दिया जाएगा। फ्री टाइम में कहीं भी ट्रेवल कर रहे होगे, मोबाइल निकाल के रिवीजन करोगे, ठीक है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 है, ठीक है। प्रमाणिक 13 है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद सत्यमेव जयते लिया गया मुंडक उपनिषद से। खैर ये तो इजी सा क्वेश्चन आपको पता होगा। अब ये देखना, तमसो मा ज्योतिगमय तथा उहुम लिया गया है कौन सा उपनिषद से, तो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया। थोड़ा टंग ट्विस्टर नेम है, आप इसको समझना, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया तमसो मा ज्योतिगमय और ओहुम, ठीक है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनु स्मृति, सबसे प्राचीन है, पता होगा। प्राचीन हिंदू विधि लो का ये बुक है, आपको पता होना चाहिए। मनु स्मृति के लेखक है मनु। रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता, याद रखना, जय संहिता महाभारत का एक अन्य नाम है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूं, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया था, राजनामा, याद रखना, महाभारत को राजनामा बोला जाता है, ठीक है। और किसने करवाया था, तो बदयुनी करवाया था, क्या, महाभारत को किसमें, रजनामा में, बाद में करवाया गया। पहले महाभारत निकल गया, ठीक है, बाद में उसको रजनामा में कन्वर्ट किया गया, किसमें, फारसी में, किसके द्वारा, बदयुनी के द्वारा, 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी और बदयुनी याद रखना है। रामायण का फारसी अनुवाद बदयुनी, याद रखना, जितना भी फारसी अनुवाद करवाया गया है इंपॉर्टेंट एपिक का, एपिक नोबल का, ठीक है, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, वो बदयुनी ने करवाया है, ठीक है। चलो, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 बीसी। मरे कम थे, तो 483 बीसी, ठीक है। बुद्ध का मृत्यु कब हुआ, 483 बीसी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाणा से इसको बताया जाता है। याद रखिएगा, बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाणा, और इसको कौन से सिंबल से दिखाया जाता है, तो स्तूपा, स्तूपा जो बनाया जाता है तो उनके सिंबल से दिखाया जाता है। बुद्ध के पिता सुदोधन शाक्य कुल से थे। बुद्ध की माता माया देवी जो कि कोल्या वंश से थी, पर इसको पालती कौन है, तो प्रजापति गौतमी, ठीक है, उनकी मौसी। तो बुद्ध की माता महामाया गौतमी कोल्या वंश, ठीक है। बुद्ध का अन्य नाम क्या है, तो आप बता सकते हो सिद्धार्थ या तथागत है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का प्रथम गुरु कौन था, तो अलारा कर्मा, ठीक है। बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी का नाम क्या है, तो घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना, ठीक है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो यहाँ इसको कहा जाता है, जब वो घर छोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है महाविनिष्क्रमण, जिसको चक्र से दिखाया जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, चक्र से नहीं दिखाया जाता, उसको घोड़ा से दिखाया जाता है। चक्र जो है पहला उन्होंने जो उपदेश दिया था उससे दिखाया गया था, ठीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, आपका घोड़ा। उसी तरीके से वो जो मरते हैं उसका प्रतीक क्या है, तो स्तूपा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन, इसको आप ये जो सारनाथ में देते हैं पहला उपदेश, और इसको चक्र से दिखाया जाता है, उसका प्रतीक चक्र है, ठीक है। बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में, याद रखना कहाँ हुआ, बोध गया में, निरंजना रिवर के किनारे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, आपको पता है डियर पार्क सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, इन्होंने पाली भाषा में दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही जो आपके आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, तो कॉन्फ्यूज होते रहोगे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, याद रखना, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो श्रावस्ती में, ये भी यूपी में ही आता है, ठीक है, उस समय का। बुद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, याद रखना, सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध धर्म में त्रिरत्न, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, पूछा था क्या, बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न है, ठीक है, याद रखिएगा, बुद्ध धर्म संघ जो त्रिरत्न है बुद्ध धर्म का। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो उसकी जो दूसरी माता थी प्रजापति गौतमी, वही थी जो प्रथम महिला थी जिन्होंने बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। बुद्ध चरित्र किनके द्वारा लिखा गया, तो अश्वघोष के द्वारा लिखा गया। सब ट्रिक से आपको याद करवाया हुआ है। बौद्ध प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ, आपको पता होना चाहिए। उस समय राजा कौन था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। कहाँ हुआ, तो राजगृह में हुआ। कहाँ हुआ, 483 कहाँ हुआ, राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कब हुआ, 383। मरे कब थे, 483, उसके बाद 383, उसके बाद 250 बीसी और उसके बाद 1 ईस्वी, ठीक है। तो पहला 483 राजगिरी अजातशत्रु, दूसरा आपका वैशाली में, ठीक है, काला अशोका, और तीसरा आपका पाटलिपुत्र में 250, याद रखना डेट भी, ठीक है, 250 और किसके शासनकाल में, 250 पाटलिपुत्र में, ठीक है, अशोका के शासनकाल में। चौथा कब हुआ था, प्रथम ईस्वी में हुआ था, प्रथम शताब्दी,
और ये कहाँ हुआ था, कश्मीर में हुआ था। और कुंडल, देखो ये जो लिखा हुआ है ना ये एग्जैक्ट डेट है, ठीक है, बहुत जगह गलत दिया होता है, कुछ कुछ अलग भी पर एग्जाम में इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी और किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकाश्यप, ठीक है, दूसरा का साबाकामी, तीसरा का मुगलीपुत्र तीसा और चौथा का वसुमित्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर शॉट यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी जो जितना कर पाए, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित पूछा जाता है कि जातक जो ये बुक है कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो ये आपका बुद्ध से, इसमें जो पूर्व जन्म की बातें की गई बुद्ध, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो बुद्ध धर्म था वो पूर्व जन्म में विश्वास रखता था, ठीक है, वो भगवान में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन ठीक है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है जातक, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य, देखो जहां वो पूजा करते हैं, जैसे हमारा टेम्पल होता है, ठीक है, हिंदुओं का, ठीक है, मंदिर, उन लोगों का क्या होता था, चैत्य। और जहां मॉन्क रहते थे, ठीक है, जहां जो मॉन्क उनको जो मतलब पालन करने वाला, उसको क्या बोला जाता था, विहार बोला जाता था, ठीक है। तो चैत्य मठ। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, जिसको हम लोग ऋषभ देव भी बोलते हैं, आदिनाथ भी बोलते हैं। टोटल कितने तीर्थंकर आए थे जैन धर्म का, 24 तीर्थंकर थे, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव, अन्य आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर, जो कि 24वें संस्थापक थे। जैन धर्म के 22वें कौन थे, तो अरिस्थेनिस। और देखो बहुत सारे हैं, हमने आपको याद भी करा है, पर यहाँ जितना दिया एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है। जैन का 22वां अरिस्थेनी, 23वां पारसनाथ और 24वां आपको पता है महावीर। पारसनाथ जो कि उनके 23वें थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो समेत पर्वत पर हुई थी। पारसनाथ के द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी, सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। बट जो 5वां ऐड किया गया था ब्रह्मचार्य, ये ऐड किया गया था किनके द्वारा, याद रखिएगा, महावीर के द्वारा ऐड किया गया था। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर थे। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, ठीक है, याद रखिएगा। और आपका देखो अब यहां से कनेक्ट करना, ठीक है, कि महावीर का तो वाइफ का नाम यशोदा था और उनके वाइफ का नाम क्या था, बुद्ध का तो यशोधरा, ठीक है। उसी तरीके से उनका जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था आपका कितना, 563 बीसी में, और इनका जन्म क्या हुआ है 590। यहाँ देखो 590 दिया पर एग्जाम में 540 बीसी आया था, जो बिहार का एग्जाम एक्साइज वाला में था, ठीक है। तो 590 नहीं दिया होगा तो 540 बीसी याद रखना, ठीक है। तो महावीर की पत्नी यशोधरा का जन्म, मतलब महावीर का जन्म, ठीक है, पत्नी नहीं, पत्नी सिर्फ यहाँ ब्रैकेट में दिया। तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, याद रखना, इनका वैशाली में हुआ था, उनका लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, नेपाल में। 599 ईसापुर में। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, पावापुरी में, ठीक है, ये सब बिहार में इनका हुआ है। तो 468 बीसी, ये डेट सेम रहेगा हर जगह, ये वेरी हो सकता है, 540 भी लिखा होगा, 599 भी लिखा। महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान। महावीर किस राजघराने से, तो क्षत्रिय से। इनका कुल क्या था, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि अगर कंपेयर करोगे तो सिद्धार्थ हम लोग किनको बोलते थे, महात्मा बुद्ध को भी बोलते थे, ठीक है। और कौन से कुल के थे, तो जात्रिक कुल के थे, और वो शाक्य कुल के थे। महावीर की माता त्रिशला जो कि लिच्छवी की थी, और वो कोल्य की थी, उनकी माता, ठीक है। महावीर के पुत्र का नाम क्या था, अनुजा और प्रियदर्शनी, ठीक है। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ, जंबकी ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे। और उनको कहाँ हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे उनका हुआ था, इनको साल वृक्ष के नीचे जंबकी ग्राम में हुआ था। जैन धर्म के पूर्ण ज्ञान के शब्द, जिनको मतलब जैसे कि उन बोला जाता है कि जैन धर्म में अगर आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो कैवल्य जो वर्ड है यूज होता है आपका जैन धर्म में, ठीक है। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था, याद है, उन्होंने सारनाथ में दिया था, इन्होंने राजगिरी में दिया था। प्रथम शिष्य और अनुयायी कौन थे, जामली, ये दामाद थे, क्योंकि ये जो कौन था, जो प्रियदर्शनी मैंने बोला उनका ही ये हस्बैंड होते हैं, ठीक है। तो प्रथम शिष्य या अनुयायी जो आपका जैन धर्म का था वो कौन था आपका, तो वो था आपके इनका ही दामाद, प्रियदर्शनी का हस्बैंड जामली, ठीक है। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, याद रखिएगा। महावीर और जो बुद्ध था, कौन सा ऐसा राजा था जिनके समय में दोनों ने दिया था, तो याद रखिएगा मगध नरेश बिंबिसार, जो कि हरेंग वंश के फाउंडर है। जैन धर्म के त्रिरत्न, आप देखो उसमें भी त्रिरत्न मतलब बुद्ध धम्म संघ। अब ये देखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग गलत करके आते हैं। सामायिक दर्शन, सामायिक ज्ञान और सामायिक आचरण, ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड नहीं, इस बारे में आई थिंक किसी एग्जाम में पूछा गया था, ये जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। जैन धर्म का त्रिरत्न और बुद्ध धर्म का त्रिरत्न था बुद्ध धम्म और संघ। जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बट गया था, आपको पता है, वो है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन थे, तो श्वेतांबर किनके अंदर में थे, तो आपको स्थूलभद्र, और दिगंबर किसके अंदर थे, तो भद्रबाहु। जैन तीर्थंकरों की जीवनी, आप याद रखना 2 चीज, कल्पसूत्र
और भगवती सूत्र, ये दोनों बुक, फिर से बोल रहा हूँ, कल्प सूत्र एंड भगवती सूत्र, ये दोनों जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख है कल्प सूत्र में। ठीक है, कल्प सूत्र की रचना की थी किसने? भद्रबाहु ने। याद रखोगे किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है अगम, याद रखना। उसमें जैसे कि जातक अगर बुक किससे रिलेटेड है तो आप बोलोगे किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध धर्म से। उसी तरीके से आपका अगम जो रिलेटेड है, ठीक है, अगम जो रिलेटेड किस धर्म से रिलेटेड है, तो क्या बोलोगे आप? जैन धर्म जो रिलेटेड है, जैन धर्म से अगम जो है रिलेटेड है। ठीक है, समझ में आया? प्रथम जैन सभा, अब याद रखना वहां 483 बीसी से स्टार्ट हुआ था। इनका 2 सभा होता है। ठीक है, 2 जैन काउंसिल होते हैं, एक होता है 300 में ईसा पूर्व में और एक होता है 512 ईस्वी में। ठीक है, 512 ईस्वी में। तो पहला जो होता है आपका पाटलिपुत्र में होता है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जो कि श्वेतांबर का फाउंडर होता है। ठीक है, और दूसरा जो होता है ये होता है आपका वल्लभी में। ठीक है, ये होता है देवधरी के शासन मतलब अध्यक्षता में होता है। तो ये दोनों याद है क्या? पहला कहाँ हुआ आपका पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय में, और दूसरा जो हुआ 512 में वल्लभी में देवधरी श्रवण के अध्यक्षता में। दोनों याद रखोगे। ठीक है, ये पूछा जाएगा, गलत नहीं करना है। आजीविका पंथ, अभी एक नया रिलीजन होता है, पंथ का प्रवर्तक कौन था? तो ये भी पूछा गया, मखली गोशाला। ठीक है, मखली गोशाला जो था आजीविका पंथ का प्रवर्तक था। भगवान, ठीक है, और भगवत और वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्णा, याद रखिएगा। और श्रीमद् भगवत गीता के किस लैंग्वेज में लिखा गया है? तो याद रखिएगा संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तो अलवर संतों ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब देखो ये जो भक्ति आंदोलन, ये सब हमने आपको नहीं पढ़ाया। ठीक है, बट अभी जितना बता रहा हूँ उतना ही कर लें, बाकी सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, मैं बता दूंगा कि क्या चीज आपको नहीं पढ़ा है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने, और सूफी संतों का आंदोलन जो 9वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कब जन्म हुआ था? तो 1560 में मक्का में। ठीक है, और मरे कहाँ थे? तो मदीना में। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 517 ईस्वी में उन्होंने, मतलब 517 ईस्वी में उन्होंने जन्म लिया। ठीक है, मक्का में। 660 ईस्वी में उन्होंने हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति की। हिजरी संवाद को उन्होंने, मतलब जैसे कि क्या होता है शाखा संवाद, इस सब सुने, उसी तरह हिजरी संवाद होता है। उन्होंंने कब स्टार्ट किया था? तो 622 में। और मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती मदीना में 632 में। याद रखिएगा कुछ फैक्ट्स जो आपको पूछे जा सकते हैं। उनके अधिकारी को खलीफा कहा जाए। अगर खलीफा आपको याद हो तो अगर आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा होगा, ठीक है, तो उस समय तुर्की में खलीफा हटा दिया जाता है, तब फिर मुस्लिम। ठीक है, कनेक्ट कर लेना इन चीज़ों को। ठीक है, इसलिए हम इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। ठीक है, ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह, ईसाई धर्म का प्रमुख बाइबल, और ईसा मसीह का जन्म हुआ था 4 ईसा पूर्व में। याद रखना बेथलेहम, ये भी पूछा गया, बेथलेहम में हुआ था 4 ईस्वी में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, याद रखिएगा कब? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियस के द्वारा। फारसी धर्म का संस्थापक पैगंबर जरथुरुस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फारसी का धार्मिक ग्रंथ, ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, जैन अवेस्ता, फारसी का धार्मिक ग्रंथ जैन अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मैंने बता दिया। अगर बुद्ध के बोले, देखो 16 महाजनपद आपने पढ़ा, अगर बुद्ध ग्रंथ का बात किया तो कौन से में मेंशन है 16 महाजनपद के बारे में? तो अंकुतर निकाय में मेंशन है। वही जैन धर्म का बात किया जाए तो भगवती सूत्र में है। याद रखना, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है, और बुद्ध ग्रंथ का बात किया जाए तो अंगुत्तर निकाय में बताया गया। अवंती और ये सब पढ़ाया हुआ है। ठीक है, 16 महाजनपद और उनके राजधानी पूरा याद कर लेना, एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। अवंती का क्या था? तो उज्जैन था। आंगन में चंपा नाची था। आंगन का अंग का क्या था? चंपा। कौशल का श्रवस्ती। मल का कुशीनगर। ठीक है, वत्स का कौशाम्बी, और सूरसेन का मथुरा। सब ट्रिक से आपको याद करवा, एकदम घबराना नहीं। वज्जी का वैशाली, और गंधार का आपको तक्षशिला। ठीक है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, देखो मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक ये वृहदर थे महाभारत के हिसाब से भी, बट वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो ये है आपका बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी ग्रीबज। ठीक है, ये भी पूछा गया था बीपीएससी में इस बार। ठीक है, कि मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? तो ग्रीबज थी। ठीक है, राजगिरी। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का हत्या अजातशत्रु उसके बेटे ने किया था। अजातशत्रु को ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया है कि अजातशत्रु को कुनिक भी बोला जाता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं बता दूं कि क्या क्या पूछा गया है स्पेशली। तो अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है, जो कि इसका हत्या उदयन ने की थी। उदयन इसका ही बेटा था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। कहाँ की थी? तो गंगा और सोन के संगम पे पाटलिपुत्र का स्थापना हुआ था। हर्यंक वंश का अंतिम राजा
ठीक है। हरियंक वंश का अंतिम राजा तो नागदशक, याद रखना हरियंक वंश का सबको पता होता है कि बिंबिसार ने किया है, पर आखिरी कौन था? हे हे, अगर सांप देख ली तो आप लोग क्या बोलते हो? हे, तो नाग को भगाते तो है हरियंक नागदशक, आप याद रखना। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश का। अगेन आपको पता है शिशुनाग आता है तो शिशुनाग का शिशुनाग ही है। ठीक है। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक इंपॉर्टेंट है महापद्मा नंदा। नंद वंश अंतिम शासक कौन था? धनानंद। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तब कौन राजा था? तो धनानंद था, याद रखिएगा। ठीक है। अष्टाध्याय प्रसिद्ध कृति है, किनके द्वारा लिखा गया? आपको याद रखना है पनिनी, ये भी याद करवाएं। अष्टाध्याय किनके द्वारा लिखा गया? पनिनी के द्वारा। भारत का प्रथम आक्रमण किया गया था ईरानियों के द्वारा, याद रखिएगा, भारत पर प्रथम आक्रमण। उसके बाद भारत पर प्रथम सफल आक्रमण आपको पता है डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1516 ईस्वी प्रथम सफल आक्रमण, और ऐसे बोलो प्रथम आक्रमण तो ईरानियों के द्वारा। ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला हिंद यूनानी कौन था? तो ये था आपका हिंद यूनानी, ये था आपका सिकंदर। 326 बीसी में किया गया था, आपको पता है। बैटल ऑफ हिडस्पस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जो पोरस और इसके बीच में होता है। तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप, और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? देखो आक्रमण कब किया? 526 बीसी में। जन्म कब हुआ? 356 बीसी में। और धनानंद इसके समकालीन थे, ये मैंने बता दिया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? देखो 326 में उसने आक्रमण किया, 327 में उनका डेथ हो गया। कहाँ हुआ था? याद रखना, बेबीलोन में हुआ था। सिलिकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति, जिसको वो छोड़ के जाता है। ठीक है। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरुस्तु। और घोड़ा का नाम उनका क्या था? याद रखना सिकंदर का, तो बुका फेला। ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो कि 326 बीसी में हुआ था, 326 बीसी में हेडाइपस या झेलम या वितिस्ता का युद्ध कहा जाता है। याद रखना झेलम का ही जो ऋग्वेदिक, मतलब झेलम को ही पहले जो ऋग्वेदिक काल में वितस्ता बोला जाता था, ये भी पूछा गया है। ठीक है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा पूछा जाता है पन्न मुद्रा कौन से शासन में था? तो याद रखना पन्न मुद्रा मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त के जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो भद्रबाहु, ये वही भद्रबाहु है। ठीक है। मैंने क्या बताया था? स्थूलभद्र और भद्रबाहु, दो हमने पढ़ा ना, तो दो भागों में बढ़ जाता था। भद्रबाहु से ही जैन धर्म की शिक्षा ली थी। मतलब क्या? चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को मानता था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री थे चाणक्य, पता है। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी इनको बोला जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पता है? अर्थशास्त्र किसके ऊपर बुक है? कौटिल्य ने जो लिखा है तो राजनीति के ऊपर है। भारत का, अब ये याद रखना, ठीक है, भारत का मैकियावेली किन्हें कहा जाता है? तो चाणक्य को मैकियावेली कहा जाता है। मुद्रा रक्षक किसने लिखा है? तो विशाखा दत्ता। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? मेगास्थनीज, आपको पता है, जो बुक इंडिका लिखा, और मेगास्थनीज सेलिकस निकेटर के द्वारा भेजा जाता है। मेगास्थनीज था सेलिकस निकेटर का राजदूत, और सेल्यूकस को पराजित कब किया था चंद्रगुप्त मौर्य में? ये भी पूछा गया, याद रखना 305 ईसा पूर्व। ठीक है, बीसी 305 ईसा पूर्व में सेलिकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। कहाँ? श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। उपवास के कारण ही हुआ था, भूख से अपने आप को उन्होंने मार लिया था। श्रवणबेलगोला में गुम्तेश्वर, ये भी पूछा गया है। श्रवणबेलगोला में जो गुम्तेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया गया, किसने बनवाया? तो चामुंड राय ने 1983 में। चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? तो था आपका बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा फिर अशोका आएगा। याद रखिएगा, इनको अमित्रघात भी बोला जाता था। किनको? बिंदुसार को। ठीक है। डेमेस्कस भारत आया था, पूछा जाएगा कि डेमेस्कस किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखना बिंदुसार के समय में आया था। बिंदुसार अनुयायी था, याद रखना बिंदुसार अजीका संप्रदाय का अनुयायी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदुसार का पुत्र अशोका था। अशोका का मगध पे गद्दी पे कब बैठा? तो याद रखिएगा 269 में बैठा, और 261 में कलिंगा का युद्ध भी लड़ता है। तो मगध का गद्दी पे कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। अशोक ने धम्म की स्वीकार कब किया था? याद रखना धम्म का स्वीकार कब करता है? जब वो कलिंग युद्ध के बाद करता है, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र को, और पुत्री को महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, एक पीपल का पेड़ लेके भेजते हैं वहां के राजा को देने के लिए। तो शिलालेख का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ? आपको पता है, पूरा शिलालेख का बाद जो है आपको प्रचलन जो पूरी तरीके से स्टार्ट हुआ अशोका के समय। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट प्राकृत भाषा का शिलालेख में यूज किया गया है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं तरफ, वही ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है आपका बाएं से दाएं की तरफ। ठीक है। अशोका के शिलालेख 14 शिलालेख था, आपको याद रखिएगा। और इसको सर्वप्रथम खोजा था, यहाँ पढ़ने का बात नहीं किया जा रहा है। अगर खोजने का बात किया कि सबसे पहले किसने खोजा था, तो 1750 में
थेलर ने, ठीक है, किसने, टी पेन थेलर ने खोजा था। और पढ़ा किसना था, 1750 में खोजा गया, ठीक है, टी पेन थेलर के द्वारा। और पढ़ा किसके द्वारा गया, 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, ठीक है। तो अशोका का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा, याद रखना, सबसे जो लंबा स्तंभ है वो है आपका, स्तंभ लेख है वो है आपका 7वां। अशोक का सबसे छोटा रुम्बदई, रुम्बदई लेख जो सबसे छोटा है, रूम में घुस जाएगा यार, ये तो रूम में घुस जाएगा, इतना छोटा है, तो रुम्बदई। अशोक का नाम अशोक है, देखो सब जगह उन्होंने जितना भी उसका अभिलेख है उसमें सब में वो प्रियादर्शनी के नाम से जाने जाते हैं, पर अशोक का नाम एज ए अशोक कहाँ कहाँ लिखा गया है, तो अशोक ही आपका मास्की, जो माँ ने उसको नाम दे दिया वही नाम रहेगा, तो मास्की, अशोक मास्की में लिखा हुआ है। और गुजरात जो मध्य प्रदेश में, इस अभिलेख में इनका नाम, तो बस 2 ऐसे अभिलेख है जहां इनका नाम एज ए अशोक लिया गया, एक है आपका मास्की और एक है आपका गुजरात, ठीक है, अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में और मास्की आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिया, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है, कौन से अभिलेख से पता चलता है कि उन्होंने सबको अपने आप को सम्राट कहा है, तो बाबू, अरे बाबू हूं मैं, ठीक है, तो बाबू से वाबरू, बाबू हूं मतलब क्या, सम्राट हूं यार, तो वाबरू अभिलेख जो कि राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान राजा, और ये भी राजा बनने की बात कर रहा है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में किसने निर्माण कराया था, अशोक ने करवाया था। बरहुत स्तूप है, ठीक है, बरहुत स्तूप याद रखना, ये कहाँ है आपका, अशोक कालीन, और ये मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, अशोक ने की थी। अशोक की मृत्यु कब हो गई, 232 BC में हो गया। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपको पता है बृहदर्थ, इसको हटा के कौन आता है, शुंग वंश, मैंने आपको बताया था, ये सब पढ़ाया हुआ है। अब ये क्या था, ब्राह्मण साम्राज्य से था। तो शुंग वंश का स्थापना पुष्यमित्र शुंग, शुंग शासकों की राजधानी थी विदेशा, ठीक है, विदेशा जो था इन लोग का क्या था आपका राजधानी था। पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, याद रखना, ये भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और 2 बार करवाया था, ठीक है। महाभाष्य के रचयिता है, याद रखना, महाभाष्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतंजलि ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति, ये भी पूछा गया है। कण्व वंश का संस्थापक, ये भी पूछा गया, वासुदेव। और कण्व वंश का अंतिम सुशर्म जो अंतिम शासक था, सतवाना, ठीक है, ठीक है, आंध्रा वंश का संस्थापक, आपको पता है सतवाना का सिमुख, 100 पर सतवाना, 100 पर समुख, पूछा गया, सब क्वेश्चन पूछे गए। सतवाना वंश का राजधानी कहा, तो प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में, ठीक है। का महानतम शासक कौन था, तो याद रखना गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो सतवाना वंश से ही था, सतवाना सतकर्णी, याद रखिएगा। और इन्होंने जो अपना राजधानी बनाया था प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, ठीक है। सीसा का सिक्का चलवाया था, पता है, सबसे पहले सीसा का सिक्का जो चलवाया था वो सतवानों ने चलवाया था। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा भी शुरुआत किसने किया था, सतवानाओं ने किया था। सतवानाओं की भाषा और लिपि थी, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भाषा थी वो प्राकृत थी, बट जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि थी। हाथीगुम्बा अभिलेख, ठीक है, उत्कीर्ण कार्य था, किसका कार्य था, कलिंग नरेश खरवेल का। पूछा जाएगा हाथीगुम्बा अभिलेख किससे रिलेटेड, तो कलिंग नरेश खरवेल से। भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी था, सीक्वेंस याद रखोगे यहाँ, हिंदी यूनानी शाक पल्लव और आपका खुशान, हिंदी यूनानी शाक और पल्लव और खुशान। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के, अब यहाँ समझ लेना, सर्वप्रथम सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो याद रखिएगा हिंदी यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने करवाया। बट अगर पूछा जाए कि सबसे प्योर सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो खुशानों ने। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का किसने चलवाया, तो गुप्त वालों ने, ठीक है, गुप्त वंश में। तो भारत में आने वाला प्रथम, ठीक है, यवन कौन था, तो डेमेट्रियस था, ठीक है। प्रमुख हिंदी यूनानी शासक मिनांडर, मिनांडर के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रमुख हिंदी यूनानी शासक। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मिनांडर को किसने हराया था, तो आपको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। मिलिंद पानो ग्रंथ है, आपको पता है, इसमें नागसेन और मिनांडर का कन्वर्सेशन लिखा गया, तो मिलिंद पानो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की है। यूनानियों के बाद भारत आया था, साका आया था, देख लो, यूनानियों के बाद कौन आया था, साका आया था। साको का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन था, साको का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन था। सुदर्शन झील जो कि किसने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जीर्णोद्धारण मतलब रिकंस्ट्रक्शन, उसको अच्छा से रिपेयर किसने किया, तो रुद्रदमन, जो कि आपका शाखा डायनेस्टी से था। संस्कृत में जारी पहली अभिलेख, याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि रुद्रदमन द्वारा जो गिरनार का अभिलेख है वो कौन से मतलब लैंग्वेज में लिखा गया, तो याद रखें वो संस्कृत में लिखा गया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख है, रुद्रदमन द्वारा जारी है, ठीक है। खुशान वंश का संस्थापक, ठीक है, खुशान वंश का संस्थापक कौन है, तो कुजुल कटपीसेस पूछा जाएगा। ये खुशान वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क है, पता है,
ये भी मेंस में इस बार पूछा गया था कि कनिष्क का पहली राजधानी, ऐसे नहीं था कि पहली राजधानी, सीधा पूछा होता कि कनिष्क का राजधानी कहाँ था, ऑप्शन में पुरुषपुर था, याद रखिएगा। और कनिष्क का और कुषाणों का दूसरी राजधानी मथुरा, याद रखिएगा। कनिष्क के दरबार में था, याद रखना, मैंने आपको ट्रिक से याद किया, कनिष्क कन्नी काटता है, किससे, नागार्जुन, ठीक है, नाग देख लिए तो कन्नी काटोगा। अश्वघोष, अश्व मतलब क्या होता है आपका घोड़ा, घोड़ा को अगर देख लिए जोर से आते हुए कन्नी काटोगे। कुछ कुछ अपने मित्रों से भी कन्नी काटो, और चरखा, चरखा अगर स्पीड में आए तो उससे भी कन्नी काटोगे। तो ये जितने भी थे, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र और चरक, ठीक है, जिसने चरक संहिता लिखा है वो कनिष्क के शासनकाल में थे, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को, आयुर्वेद के जनक किनको माना जाता है, तो चरक को माना जाता है, ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है, शून्यवाद का प्रवर्तक नागार्जुन को कहा जाता है, सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था, ठीक है, कनिष्क ने कराया था, संघ संवाद चलवाया, याद रखना, संघ संवाद, अब याद रखना, संघ संवाद 78, ठीक है, ईस्वी में आया था, ठीक है, 78 ईस्वी में आया था, किसने चलाया था, कनिष्क ने चलाया था, ठीक है। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है संघ संवत पे, और संघ संगत किसने चलवाया था, तो खुशान ने चलवाया था, मतलब कनिष्क ने चलवाया था 78 ईस्वी में। वहीं विक्रम संवाद जो है ये 58 ईसा पूर्व, बीसी, 58 बीसी, तो संघ संवाद 78 और आपका विक्रम 58, ठीक है। गंधार शैली फली फूली है खुशान के शासनकाल में, ठीक है। शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलाया था, मैंने अभी बता दिया, खुशान ने। प्राचीनतम सिक्के, जो सबसे प्राचीनतम सिक्के उसको क्या कहते हैं, तो आहत सिक्के कहते हैं, ये भी आप याद रखोगे, आहत सिक्के, ठीक है। खुशान वंश अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव, याद रखना, वासुदेव आपने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है। देखो खुशान वंश का अंतिम शासक आपने पढ़ा वासुदेव, और आपने क्या पढ़ा था कि जो, ठीक है, कर्ण वंश का जो संस्थापक था, ये पूछा जाएगा, ठीक है, तो ये भी वासुदेव ही उनका नाम था, ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक आपको पता है श्रीगुप्त, ठीक है। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक आपको पता है चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। और आपको गुप्त संवाद जो कि चंद्रगुप्त वन ने चलवाया, आप देखो गुप्त संवाद 319 ईस्वी, तो आपने क्या पढ़ा, 3 पढ़ा, पहला आपने पढ़ा 78 ईस्वी, ठीक है, ये किसने चलाया था, तो खुशानों ने चलाया था, कनिष्क ने, ठीक है। तो ये है आपका कौन सा, तो ये था आपका शाका संवाद, ठीक है। देखो यहाँ मैंने अभी करवाया ना आपको, ठीक है, शाका संवाद। उसके बाद आपने पढ़ा विक्रम संवाद 58, और आपने क्या पढ़ा यहाँ अभी देखो गुप्त संवाद, ठीक है, 309 ईस्वी में, तो ये किसने चलाया था, चंद्रगुप्त, ये भी इस बार मेंस में पूछा गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो याद रखना चंद्रगुप्त वन जो किसका पिताजी थे, तो वो थे आपके समुद्रगुप्त के, और समुद्रगुप्त का जो बेटा होता है सबसे महान होता है, वो होता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए, ठीक है, स्थित है, इसने सिक्का एक निकाला था जिसमें जो वीणा बजाते हुए ये दिखा गया था, ठीक है। तो सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित है समुद्रगुप्त, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, यस इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, हरिसेन था, जिसने प्रयाग प्रस्ती लेख भी लिखा है, याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन, प्रयाग प्रस्ती लेख रचना हरिसेन ने किया है, याद रखिएगा। जिससे हमें किसका जानकारी मिलता है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग विक्रम आदित्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ने दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, ठीक है। प्रथम मतलब पाटलिपुत्र, दूसरा किसको बनाया था, तो उज्जैन को बनाया था, ठीक है। मेघदूत, कुमार संभव रचना, ये सब कालिदास का आपको पता है। गीत गोविंद, जयदेव, ये जयदेव जो है ये जो सेन वंश के संस्थापक आएंगे उनके शासनकाल में था ये, ठीक है। आगे पर हो गए, तो गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है। पंचतंत्र किसने लिखा है, तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। प्राचीनी चीन बौद्ध यात्री फाहियान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब आया ये भी पूछा जाता है। तो फाहियान जो आया था वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, ये भी मैंने आपको बता दिया, गुप्त काल में, ठीक है। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किसने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है। शासकों पर विजय पाने के बाद जब जो शाकों पे जब उन्होंने विजय पाया था तब उन्होंने चांदी का सिक्का सर्वप्रथम, तो पहला बार जो चांदी का सिक्का चलाया गया था वो गुप्तों के द्वारा चलाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, शाकों के ऊपर विजय पे, ठीक है। महरौली में स्थित, ये क्वेश्चन देखो आप, महरौली में स्थित राजेंद्र के लोहा स्तंभ को बनवाया है, याद रखिएगा। राजचंद्र के लोहे को स्तंभ बनाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया, याद रखेगा चंद्रगुप्त ने बनवाया। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी, जो कि मोहम्मद गोरी का सेनापति था, ठीक है। हुनों को पराजित किया था, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त आता है, और हुनों को जो पराजित किया था वो किसने किया था, तो ये स्कंदगुप्त ने किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो विष्णुगुप्त।
गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या है, याद रखना राजकीय भाषा क्या था गुप्त काल का, तो संस्कृत था। गुप्त काल में भूमि राजस्व कितना था, याद कर लो 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को। मंदिर बनाने का कला का जन्म हुआ है, याद रखिएगा, मंदिर बनाने का जो कला का जन्म हुआ है गुप्त काल में। गुप्तकालीन, ठीक है, रजत मुद्रा कहलाती थी रूपक, याद रखना गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं जो होती थी वो कहलाती थी रूपक। अब याद रखना रजत वाला तो आपने समझ लिया, रजत मतलब रूपक, ठीक है। और स्वर्ण को क्या कहलाता था, तो दिनार। स्वर्ण का देखोगे तो क्या बोलो, देना देना देना, तो दिनार, ठीक है। पुष्य, तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी, दिनार। पुष्यभूति और वरदान वंश, याद रखना पुष्यभूति और वरदान वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन को माना जाता है, इसलिए वरदान वंश भी इनको बोला जाता है। हर्षवर्धन, आपको पता है हर्षवर्धन के बारे में, जिसको पुलकेशिन द्वितीय हराते भी हैं। तो हर्षवर्धन अन्य नाम, ठीक है, शीलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में, याद रखना ना। जो हर्षवर्धन था, ठीक है, क्या किया था इसने, अपना जो थानेश्वर से कन्नौज अपना राजधानी स्थापित कर लिया था, ठीक है। ये वाला हर्षवर्धन वाला फिर नहीं पढ़ाया हुआ, बट कोई बात नहीं, अभी बस क्वेश्चन पे ध्यान दो। भूमि देने की जो, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भूमि देने की जो सामंती प्रथा, ठीक है, भूमि देने दान वाला जो देता था वो सतवाना देता था, ठीक है, बट समंती प्रथा जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। चीनी यात्री, इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, ह्योनसेंग, H फॉर ह्योनसेंग और H फॉर हर्षवर्धन। तो चीनी यात्री ह्योनसेंग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, याद रखना। वो जो फाहियान आया था वो 5वीं ईस्वी में आया था, और ये 606 ईस्वी में आया था। आपने यहाँ पढ़ा होगा, देखो 5वीं शताब्दी में आया था, ठीक है, और ये 606 ईस्वी में आया था शासनकाल में, ठीक है। चीनी यात्री ह्योनसेंग भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्योनसेंग के द्वारा लिखित पुस्तक CU की पूछा गया, याद रखना ये भी है। और देखो अभी जो यहाँ बोलने जा रहा हूँ, यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, ये भी ह्योनसेंग को कहा जाता था, ठीक है। किंग ऑफ ट्रेवलर भी इनको बोला जाता था, ठीक है। यात्री, वही लिखा हुआ हिंदी में, यात्रियों के में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था, ह्योनसेंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था, वानभट्टा। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता है आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि वानभट्टा, और हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता वानभट्टा। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में, ये भी कुछ पूछा गया, ठीक है, कि हर्षवर्धन कौन था जो हर 5 वर्ष में धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में, याद रखना हर्षवर्धन करता था। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व कितना था, याद रखना, इसमें भी 1/6 था और गुप्त काल में भी 1/6 था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत का अंतिम हिंदू शासक सम्राट कौन था, हिंदू सम्राट, याद रखना भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। संगम युग, अब साउथ इंडिया में आ जाता है। अब यहाँ से जो साउथ इंडिया वाला आप नहीं पढ़े हो, बस आप ध्यान देना यहाँ, ठीक है। संगम युग, नहीं संगम युग मैंने आपको पढ़ा के रखा है, संगम, सुल्लभ, टुल्लुभ, ठीक है, वो वाला मैंने आपको पढ़ा है, वो मध्यकालीन भारत वाला, ठीक है, एंसेंट वाला नहीं पढ़ा है। तो संगम युग का महान शासक, याद रखना संगम युग का जो महान शासक था वो था आपका कारिकाल, ठीक है। प्रथम एवं द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, ठीक है, तो ये हुआ था मदुरई में, और जो तीसरा जो हुआ था ये हुआ था कपाटापुरम में हुआ था, ठीक है। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल, याद रखना चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल। वो चोल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर, ठीक है, नगर शैली में जो बना हुआ है, उसके किसने निर्माण किया था, अनंत वर्मन, ठीक है, चोटगंगा, क्योंकि ये गंग वंश से, ठीक है, अनंत वर्मन चोटगंग ने बनाया था कौन सा, जगन्नाथ, जो कि आपका पुरी में स्थित है। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है ये किसने बनवाया था, तो ये राजा ययति केसरी ने बनवाया था, सोमवंश के, ठीक है, सोमवंशी राजा ययति केसरी। प्लीज इसको याद रखना, फिर से बता रहा हूँ, जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है इसको बनाया था अनंत वर्मन, जो कि गंग वंश से थे, मतलब गंगा वंश से थे। और जो लिंगराज था जो भुवनेश्वर में है उसको केसरी ने बनवाया था, जो कि सोमवंशी थे। कोणार्क मंदिर ये भी नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था, ठीक है, जिसको कोणार्क मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक पकोडा भी बोलते हैं, ठीक है, ब्लैक पकोडा भी बोलते हैं। तो नरसिंह देव वर्मन ने बनवाया था 13वीं शताब्दी। पांड्य वंश के संस्थापक कौन थे, ठीक है, पांड्य वंश की राजधानी तो मदुराई। और आपको पल्लव वंश का संस्थापक अगर पूछा जाए, ये वहां वही लिखा गया जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जाए कि पांड्य वंश की राजधानी क्या थी, मदुराई, और पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो सिंह विष्णु था, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, ठीक है, और जहां यहाँ कांची लिखा है जो कि तमिलनाडु में है। महाबलीपुरम के, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार, महाबलीपुरम के रथ मंदिर जिसको सप्त पकोडा, देखो ये एक ब्लैक पकोडा होता है जिसको कोणार्क मंदिर को कहा जाता है, और ये आपका सप्त पकोडा, ठीक है, ये जो है आपका पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो पूछा जाए सप्त पकोडा या महाबलीपुरम के रथ का मंदिर किसने बनवाया, तो पल्लव शासक
ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर, कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर किसने बनवाया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, द्वितीय ने बनवाया। ठीक है, समझ में आया? नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने क्या बनवाया था, ये डिफरेंट है। ठीक है, तो नरसिंह देव वर्मन द्वितीय ने बनवाया कांची कि देखो ये सब 2-3 बार देखोगे, एक बार में क्लियर नहीं होगा, मैं सिंपली बता देता हूँ। ठीक है, जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है 2-3 बार देखोगे क्लियर हो जाएगा, पीडीएफ आपके पास है। कांची के कैलाश मंदिर, ठीक है, तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित था। ठीक है, वातापी के, आपने पता होगा 2 तरीके का आपने चालुक्य पढ़ा होगा। ठीक है, उसमें वातापी के चालुक्य का जो संस्थापक था वो था आपका वातापी जैसी। ठीक है, और वातापी और बादामी के चालुक्य की राजधानी थी आपका वातापी का महान शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है आपको पता है ऐहोल अभिलेख से, जो कि रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में आपने जस्ट अभी ऊपर देखा। ठीक है, तो कौन से वंश से थे इन लोग? तो पल्लव वंश से थे। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन ने हराया था। वेगी के चालुक्य, ठीक है, वेगी के चालुक्य का संस्थापक था विष्णुवर्धन। ठीक है, वेंगु के चालुक्य, ठीक है, कौन था? आपका विष्णुवर्धन था। उसके बाद होयसल वंश का संस्थापक था, सॉरी ये देख लो एक बार, वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन था और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। ठीक है, होयसल वंश की राजधानी थी ये आपका द्वार समुद्रम, ये भी पूछा गया है। ठीक है, द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम का एक बार ये मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, यहाँ होयसल वंश की राजधानी थी, ये पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली मुझे पता है। तो ये है आपका होयसल वंश की राजधानी थी आपका द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? हेलीबीड, और जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, होयसल वंश का अंतिम शासक बलाल III और राष्ट्रकूट, अब ये भी इंपॉर्टेंट, जहां मैं टिक मार रहा हूं समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी माइनेखेट, ये भी पूछा गया। ठीक है, और एलोर या एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और अजंता एवं एलोरा का गुफा महाराष्ट्र में है, और एलोरा के कैलाश मंदिर, ठीक है, द्रविड़ शैली में कहा जो में है, मतलब उसको बनाया गया है, का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासकों कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय, कल्याणी के चालुक्य वंश की संस्थापक तेलव द्वितीय थे। याद रखना, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, कालिनी का मतलब वातापी के चालुक्य और कालिनी के चालुक्य में, तो ध्यान से पढ़ लेना इसको। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य के वंश की स्थापना तेलव द्वितीय ने, राजधानी मान्यखेट थे। ठीक है, मिताक्षर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिताक्षर के रचनाकार कौन है? तो विज्ञानेश्वर। चोल वंश के संस्थापक विजाले, सुपर इंपॉर्टेंट, चोल वंश के संस्थापक विजाले, विजाले की राजधानी तंजोर। ठीक है, या तंजोर जिसको बोलो। चोल वंश का प्रमुख शासक राजा राज प्रथम, इंपॉर्टेंट। तंजोर के, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तंजोर के विदेश्वर, ठीक है, या राजा राजेश्वर, एग्जाम में पूछा जाएगा विदेश्वर, या राजा राजेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजराज प्रथम ने। ये भी पूछा गया कि तंजोर के विदेश्वर मंदिर जो उसका किसने बनवाया? तो राजा राज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्ति चोल काल को डिपिक्ट करता है, ये भी याद रखिएगा। मंदिर निर्माण कला में विमन शैली, याद रखना, विमन शैली चोल वंश के शासन में आया था। और गंगे गोटा चोल, ये किसको कहा जाता है? ये भी याद रखना, तो राजेंद्र प्रथम को गंगे गोटा चोल कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। देखो जो साउथ इंडिया वाले आप लोग नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, कम से कम क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ाएंगे। पल वंश का संस्थापक, ठीक है, गोपाला। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक गोपाला, और पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल, जिसने आपको पता है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया था। तो याद रखना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर धर्मपाल के द्वारा ही रखा गया था। पाल वंश का अंतिम शासक मदन लाल, और हिंदी में अपने अभिलेख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिंदी में अपने अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश सेन वंश, और सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन, ये याद रखना, ये भाग जाते हैं। ठीक है, और बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन, बंगाल का हिंदू, ठीक है, याद रखना, बंगाल का हिंदू यहाँ बोला, पहले आपने हर्षवर्धन, वो क्या अपना पूरे भारत में था। ठीक है, तो लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव, मैंने अभी बताया जयदेव। ठीक है, और जयदेव ने ही गीत गोविंद लिखा है। ठीक है, हर्ष का दरबारी कवि, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षा का जो दरबारी कवि कौन था? तो ये कलहन था। ठीक है, जो कि हर्ष चरित्र भी लिखा है। कश्मीर के इतिहास के बारे में की जानकारी मिलती है, आपको याद रखना, कलहन का रचयिता, कलहन ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था रजत रंगनी से। गुज्जर प्रतिहारा वंश का संस्थापक, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, गुज्जर प्रतिहारा नागभट्ट। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश कोंग अंगपाल ने किया था। ठीक है,
दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है भारत का, ठीक है, अंगपाल। तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अंगपाल ने किया था 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध, आपको पता है चंदावर का युद्ध, मोहम्मद गौरी जिसमें जयचंद को हरा देता है, याद रखिएगा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपने पढ़ा, तो इसमें तृतीय, चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राज्य कवि, याद रखिएगा, पृथ्वी चांद, मैंने आपको बताया था, चांद बरदई इन्होंने बुक लिखा था, ठीक है, तो चांद बरदई, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का जो राज्य कवि था वो चांद बरदई था, पृथ्वी चांद, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चांद बरदई ने पृथ्वी चांद, मैंने इस तरीके से आपको याद करवाया था, ठीक है। चलिए 1 2 ज़्यादा नहीं, अब इसको हम लोग इतना फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आप लोग पीडीएफ से इसको फिर से अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 के तराई के युद्ध में, पर फिर से नेक्स्ट वाला जो था उसमें वो हार जाता है, ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक, ठीक है, आपका नानुक था, ये भी पूछा गया। चंदेल वंश का जो संस्थापक कौन था, तो नानुक था। खुजराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया, ठीक है। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन, याद रखिएगा। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल, ठीक है। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, याद रखना, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम, इंपॉर्टेंट है, इसके शासनकाल में मोहम्मद गौरी अटैक करता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी तो मोहम्मद गजनी के बाद आएगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी तो कब आएगा, जब वो पृथ्वीराज चौहान से लड़ेगा, ठीक है। यहाँ मोहम्मद गजनी जो है भीम प्रथम के शासनकाल में पढ़ाया हुआ है ऐसे, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीमराव प्रथम ने, याद रखना, बिमल शाह ने। मतलब जो दिलवारा का जो टेम्पल है वो बिमल शाह ने बनवाया था, ठीक है, जो कि सोलंकी वंश के एक क्या थे, आपके मंत्री थे, जो कि भीम प्रथम के समय में। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया, तो राणा कुंभा ने बनवाया, ठीक है, 1448 में। बहुत बार ये पूछा गया राणा कुंभा, ठीक है। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, याद रखना। खटोली का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1518 में खटोली का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। किसने हराया था, महाराणा संगा ने। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, 1712। अरबों ने सिंध पर विजय पाया था, आपको पता है, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद अरब जो दाहिर जो राजा होता है उसको वो हटाता है। जजिया कर का प्रचलन किया था, सबसे पहले जजिया कर का जो प्रचलन आया था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, जो नॉन मुस्लिम थे उसके ऊपर लगाया गया था। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण मोहम्मद गजनी, ठीक है, कौन था, मोहम्मद गजनी, जो पहला तुर्की आक्रमण था, ठीक है। उसके बाद अल्तबगिन, सुबतगिन, गजनी, ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया था, ठीक है, तो 17 बार किया था, ठीक है। और पहला जो किया था वो 1000 ईस्वी में किया था, ठीक है। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर, पता है, जो भीमा वन के समय में इस पे अटैक करता है वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सोमनाथ मंदिर के बाद 1025 में करता है, ठीक है। मोहम्मद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण कौन था, 1027 में, जिसमें वो जाठों से लड़ता है, उसके बाद उसका अंत भी हो जाता है, ठीक है। सुल्तान उपाधि इंपॉर्टेंट है, सुल्तान उपाधि कारण मतलब धारण करने वाला, याद रखना, प्रथम शासक कौन था, पूछा जाएगा कि सुल्तान उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के दरबार में थे फिरदौसी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिरदौसी और उतापी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 जिसमें कि आप देखोगे किताबुल यामनी और तारीख यामनी। जैसे यामनी आए, याद रखना, इसको किसने लिखा था, आपका उतापी ने लिखा था, कंफ्यूज मत करना एल्बुरुनी से आगे जाके, ठीक है। किताबुल यामनी और किताबुल तारीख यामनी ये उतापी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। मोहम्मद गजनी की मृत्यु होती है 1030 में, ठीक है। शाहनामा किसने लिखा है, फिरदौसी ने लिखा है फारसी में। अल्बुरुनी, ठीक है, भारत में आया था मोहम्मद गजनी के साथ 11वीं शताब्दी में, याद रखिएगा। और ये पहला था जिसने किसने पुराणों का अध्ययन किया था, ये भी मैंने आपको बताया, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। पुस्तक किसने बुक लिखा था, किताबुल हिंद, ये भी याद रखिएगा। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक, ये जितने भी आते हैं गजनी, ठीक है, ये सिर्फ लूटने आते हैं। संस्थापक जो पहला होता है मुस्लिम को जो भारत में करता है वो करता है आपका मोहम्मद गौरी, जो कि आगे किसको छोड़ के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था 1175 में, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये मत समझना कि मोहम्मद गौरी ने सिर्फ डायरेक्टली पृथ्वीराज चौहान से लड़ा था। पहला जो उसने आक्रमण किया था 1175 में, ठीक है, वो मुल्तान पे किया था। और दूसरा जो उसने किया था
मोहम्मद गौरी का भारत में पहला पराजय जो हुआ था वो याद रखना, भीमा द्वितीय ने पराजित किया था 1178 में। इसमें किया फिर से 1191 में फिर से हारेगा। देखो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, बट 1192 की तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था किसको, पृथ्वी, दूसरा में वो जीत जाता, ठीक है, क्योंकि जयचंद उसको हेल्प कर देता है और वही जयचंद को फिर 1194 में कौन हरा देता है, मोहम्मद गौरी हरा देता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में हो गया था, इसीलिए 1206 में फिर से कुतुबुद्दीन ऐबक किसका फॉर्मेशन करता है, मध्यकालीन भारत में आप पढ़ोगे, वो करता है स्लेव डायनेस्टी का। 1194 में चंदावर युद्ध में मोहम्मद गौरी ने हराया था, मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, ठीक है, ये चीज आपने पढ़ लिया। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी का दास था, ठीक है, स्लेव था उसका। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता था, स्लेब ऑफ स्लेब, गुलामों का गुलाम, क्योंकि किसका गुलाम था आपका, ये ऐबक का गुलाम था, और ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का गुलाम। 10 मामलुक वंश का स्थापन कब हुआ, पूछा गया, याद रखना 1206 में। दिल्ली सल्तनत की प्रथम राजधानी लाहौर थी, ठीक है, लाहौर से राजधानी दिल्ली लाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। गुलामों का गुलाम कहा जाता था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, शुरुआत कराया गया था किसके द्वारा, आपका कुतुब मीनार का निर्माण पूरा जो कराया गया था वो इल्तुतमिश के द्वारा, पर शुरुआत जो किया गया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन का निर्माण किया गया था किसके याद में, तो बख्तियार काकी की स्मृति में किया गया था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा इसी तरीके से आपका मध्यकालीन भारत, बट अगेन आई एम टेलिंग ये उनके लिए है जो एक बार अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके, ठीक है, ये उनके लिए है जो फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक नीचे दिया होगा। जय हिंद। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सब तक पहुंच पाए। जय हिंद।